पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में कोई भी लंप हो, इट कॉल्स फॉर अटेंशन। अटेंशन का मतलब यू नीड टू गो एंड सी योर डॉक्टर। Same time, let me tell you one thing. Younger age populations में ब्रेस्ट कैंसर अब हो रहा है। बहुत मिनिमल सर्जरी से भी उस चीज को निकाला जा सकता है, उसको फिर एग्जामिन करके आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं और साथ में आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी फोकस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। जैसे किसी को भी ये सिम्टम्स नहीं है किसी फीमेल को, तो क्या उनको मेमोग्राफी करानी चाहिए? उसमें भी मैमोग्राफी वैसे लो रेडिएशन है, बहुत डेंजरस नहीं है, लेकिन रेडिएशन का एलिमेंट है उसके अंदर मेमोग्राफी में जी। भी ऐसा कहा जाता है आजकल कि जैसे ही आफ्टर द प्रेगनेंसी यू शुड गेट दीज टेस्ट डन। ये 25 इयर्स ऑनवर्ड्स से आप गायनी की टच में रहना शुरू कर दें। ईयरली जाके अपने आप को जरूर दिखा दें। एक तो वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती है। देखिए, एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। कुछ कैंसर्स इनहेरिटेड कैंसर्स होते हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं। इसमें ये जरूरी है कि जस्ट अबाउट 5 to 10% of cancers are hereditary. सोचिए 50 to 70% of cancers can be prevented just by जो डिसइंफेक्टेंट्स है, क्लीनर्स हैं, जो बॉडी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ये जो हमारे हवा में जैसे जो भी कुछ है, स्मोक डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, एनीथिंग दैट ये सब चीजें हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कर, बॉडी के एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, नींद कैसे आ रही है, थॉट्स कैसे आ रहे हैं, थॉट्स भी अच्छे आने चाहिए। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो डिप्रेशन भी हो सकता है। इन द मैनर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन इट्स डेप्थ दैट कैंसर कैन हैपन टू एनीवन, नो वन इज इम्यून टू कैंसर। ये हाउस में, आपकी वर्क प्लेस पर बहुत सारे कैंसर हमारे वर्क प्लेस के थ्रू भी होते हैं। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल फेज में है लाइफ के, जिसमें कि मेनोपॉज ऑलरेडी हो चुका है, एनी लंप कॉल्स फॉर अटेंशन, इररेस्पेक्टिव को पेनलेस है या पेनफुल है। प्री मेनोपॉज आप बोल रहे हो? नहीं, मेनोपॉज हुआ नहीं है। प्री मेनोपॉजल फेज में अगर वुमेन को कोई लंप फील होता है, कोई भी स्वेलिंग या मास, तो वो बिनाइन की तरफ जाता है। 90% स्वेलिंग्स बिनाइन होती हैं, कैंसर नहीं होता है। बिनाइन इज डिफरेंट, इट्स ट्यूमर बट इट्स नॉट कैंसरस। लेकिन उसको फिर हम वेट एंड वॉच पॉलिसी करते हैं। अगर वो पीरियड्स के साथ आ रहा है, पीरियड्स के साथ जा रहा है, तो फिर वो मोस्ट लाइकली बिनाइन है। अगर वो स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, प्री मेनोपॉजल वुमेन की बात है, स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, साइज में बढ़ रही है, हार्ड भी हो सकती है, फर्म पैल्पेट करने पे फर्मनेस भी उसके अंदर, पेन के साथ हो या पेन के साथ नहीं हो, या कोई निपल में कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसमें के ऊजिंग किसी भी सिक्रीशन का हो रहा है, चाहे ब्लड का, पस का, कोई भी चेंजेस जो नॉर्मल नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर को दिखाएं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कोई भी लंप हो, इट कॉल्स फॉर अटेंशन। अटेंशन का मतलब you need to go and see your doctor. You need to get yourself examined if you're in a postmenopausal phase and you have developed a lump or a swelling in your breast. Then you must go and show your doctor. Do not ignore it. अब इस फेज में लंप होना अनयूजुअल है, तो प्री मेनोपॉजल विमेन में लंप होना कॉमन फाइंडिंग होती है। नॉट ऑल लम्प्स आर हैविंग एनी कैंसरस पोटेंशियल, नॉट ऑल। या सो अगर लंप है तो यू डोंट हैव टू बी very, it's not an alarming sign, you say? Yeah, but at the same time, let me tell you one thing. Younger age populations में ब्रेस्ट कैंसर अब हो रहा है। तो मैं जो सिनेरियो बता रही हूँ वो ये है कि कुछ साल पहले तक ये रेलेवेंट था। अभी जो सीन है उसमें ब्रेस्ट कैंसर यंगर एज फीमेल्स में आ रहा है। 25, 30, 35, 40 इन एज ग्रुप्स में कैंसर पाया जा रहा है। तो आपके लिए जो अच्छा तरीका है कि आप कोई भी लंप हो, स्वेलिंग हो, जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से और सर्जन से जरूर उसका चेक करा लें। okay. खाली गायनी को भी मत दिखाएं, सर्जन को भी दिखा दें। सर्जन को एक सर्जन आई की तरफ से देखते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस होता है इस बीमारी में, और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है तो बहुत ही अच्छा है। तो वो आपको चेक करके फिर आपको इत्मीनान में कर सकते हैं। अगर उसको ट्रीटमेंट भी करना है तो आजकल लंपेक्टमी भी हो जाती है। बहुत रेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होते, जैसे मैंने बताया बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं ब्रेस्ट हर कैंसर में। तो बहुत मिनिमल सर्जरी से भी उस चीज को निकाला जा सकता है। उसको फिर एग्जामिन करके आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं और साथ में आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी फोकस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। बट मैं ये कह रहा हूँ मैम कि जैसे किसी को भी ये सिम्टम्स नहीं है किसी फीमेल को, तो क्या उनको मेमोग्राफी करानी चाहिए जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप? जो हमारा जो रिसर्च ग्रुप्स हैं जो कैंसर के ऊपर काम करते हैं, उनकी सजेशंस और रिकमेंडेशंस ये हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45
ईयरली मैमोग्राम्स होने चाहिए अप अंटिल 55 इयर्स ऑफ एज। तो 55 के बाद फिर 2 इयर्स पे भी करा सकते हैं। तो ईयरली चेकअप्स मैमोग्राफी स्पेशली इस एज ग्रुप में होना चाहिए 45 to 55। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, किसी की मदर को या सिस्टर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तब फिर आप उसको अर्ली भी कर सकते हैं। उसमें भी मैमोग्राफी वैसे लो रेडिएशन है, बहुत डेंजरस नहीं है, लेकिन रेडिएशन का एलिमेंट है उसके अंदर मैमोग्राफी में जी। तो आप कोई और ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसमें कि एक तो MRI आता है और एक अल्ट्रासाउंड आता है। USG ऑफ द ब्रेस्ट भी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है। तो वो उससे आप रिपीटेड बेसिस पे टेस्ट कराते रहें ताकि एक पता रहे एक सर्टेन लेवल ऑफ कि हाँ कोई रिस्क तो नहीं बन रहा, कोई बीमारी तो नहीं बन रही। ये है। नहीं, बट ऐसा कहा जाता है आजकल कि जैसे ही आफ्टर द प्रेगनेंसी यू शुड गेट दीज टेस्ट डन फॉर ओवेरियन Don't एज think वेल so. एज अच्छा फॉर ब्रेस्ट। हाँ, तो अब मैंने आपसे कहा कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से टच में रहें फीमेल्स, स्पेशली अगर वो मतलब 20 इयर्स या 25 इयर्स ऑनवर्ड्स से आप गायनी की टच में रहना शुरू कर दें। ईयरली जाके अपने आप को जरूर दिखा दें। एक तो वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती है। देखिए, एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ तो हम खुद कर सकते हैं, उस पर भी आप अपने आप को एजुकेट कर सकती हैं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो होता है जो आपकी डॉक्टर करती है, तो आपको लिटा के या खड़े करके करती है, फिर वो आपके हाथ ऊपर करती है, फिर आपकी वो लिम्फ नोड भी चेक करते हैं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए आइडियली, वो ज्यादा कंफर्मेटरी होता है फॉर एनी डिजीज। प्लस वो आपको टेस्ट भी बताएंगी जिसमें कि पैप स्मेयर भी होगा, तो जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए एक प्रिवेंटिव एक जांच है जो बहुत अच्छी है। फिर वो आपको USG एब्डोमेन भी बता सकती है, वो आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी भी बता सकती है, वो आपको ज्यादा बेटर असेस करेंगी कि आप, और फिर वो आपकी रिस्क भी जानती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है नहीं, तो आपकी हिस्ट्री भी लेती है ना जी। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ऑन अ ईयरली बेसिस 1 विजिट यू शुड मेक। ठीक है मैम, ये बताइए कि हेरिडेटरी क्या रोल प्ले करती है कैंसर डेवलप में? कुछ कैंसर्स इनहेरिटेड कैंसर्स होते हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं, और जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या फिर ओवेरियन कैंसर है या कोलोरेक्टल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर भी होता है, प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, ये फैमिलीज में रन करते हैं। ओके। कुछ ऐसी जीन्स भी हैं जो कि इन कैंसर्स को प्रीडिस्पोज करती हैं, यानी कि जीन म्यूटेशन होती है जो कि हम इनहेरिट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से, जैसे BRCA1 BRCA2 जीन है, TP53 है, कुछ MLH1 टाइप की जीन है, MSH, कोई डिफरेंट नेम्स हैं इन जीन्स के। हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि जस्ट अबाउट 5 to 10% ऑफ कैंसर्स आर हेरिडिटरी। द रिमाइंडर जो बीमारी है 90 to 95% कैंसर्स एक अक्वायर्ड डिजीज है। अक्वायर्ड का मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ आवर लाइफ टाइम डेवलप होती है, and it has a lot to do with the environment in which we are living and the lifestyle we are leading. तो ये बहुत बड़ी मिथ है बाहर, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मोस्टली इट इज हेरिडेटरी ओनली। जी, तो एक पोल हुआ था, एक पोल आप समझते हैं, जी। एक क्विज हुआ लोगों से के बीच में, लोगों को कागज दिए गए, पूछा गया आपकी क्या राय है इस बीमारी के बारे में, कैसे होता है। 90% लोगों ने कहा हेरिडिटरी होता है, कि इनहेरिटेंस होती है, ये हमारे जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, व्हेन वी गेट दिस जीन्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। 90% रफली 89 to 90% ने कहा स्मोकिंग से होता है, विच इज ट्रू, और अराउंड 80% लोगों ने कहा कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से होता है या पेस्टिसाइड्स का रोल होता है। लेस देन 50% ने कहा कि हमारा डाइट का कोई रोल है, एंड दे वर नॉट क्लियर कि डाइट का भी कोई रोल हो सकता है इसमें। अब मैं आपको ट्रुथ बताती हूँ, जो रियल कॉजेज हैं कैंसर की वो हैं, दे हैव वेरी लिटिल, जैसे मैंने आपको बताया जस्ट अबाउट 5 to 10% कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी। रिमाइंडर जो लार्ज मेजॉरिटी है इट हैज टू डू विद द लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? सबसे पहले आता है टोबैको का इस्तेमाल, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग में हो, फिर चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो जिसको हम तंबाकू कहते हैं, पान, गुटखा, छैनी, बीड़ी पीना, ये सब इस कैटेगरी में आता है। 30% कैंसर्स जितने भी हो रहे हैं वो स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं, यानी कि सिगरेट का इस्तेमाल है या टोबैको का इस्तेमाल। और जो बाकी के 30% कैंसर्स हैं वो हमारी डाइट और हमारा
eating food, the kind of foods that we eat, poor diet, poor nutrition, lack of physical activity and being overweight or obese, इन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो ये माना जा रहा है, जो अभी की रिसर्चेस हैं, कि ये कैंसर तो बहुत लार्जली एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। आप सोचिए 50 to 70% ऑफ कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड just by healthy lifestyle, eating a healthy diet, exercising, managing our stress and sleep, as well as not smoking and drinking or taking narcotics. तो ये तो बहुत बड़ी एक फाइंडिंग है, और ये जस्ट रिसेंट ईयर्स में डिस्कवर हुआ है कि ये फूड और हमारा जो खाना है और जो हमारा रहन सहन है, इसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है इस बीमारी। तो हमारी जो डाइट है वो एक की कंपोनेंट है, लेकिन खाली डाइट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी है। सिडेंटरी बिहेवियर्स इस बीमारी को बढ़ा देते हैं। ये बीमारी सिडेंटरी बिहेवियर्स को पसंद करती है। सिडेंटरी बिहेवियर्स यानी कि कुर्सी पे एक जगह बैठे रहना या बिस्तर पे बैठे रहना और वहीं से ऑपरेट करना सारे अपने काम। जितना हम फिजिकली इनएक्टिव होंगे उतनी हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बनेंगे, उतना इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट होगा। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। इस बीमारी में एक अंडरलाइंग फिनोमेना है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये देखा गया है रफली 90% ऑफ कैंसर्स हैव एन अंडरलाइंग फिनोमेना ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि बैकग्राउंड में एक इन्फ्लेमेशन चलता रहता है हमारी बॉडी में। इस इन्फ्लेमेशन को हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन है जो बहुत टाइम से प्रेजेंट है। ये भी साइलेंट होता है क्या? जी, ये भी साइलेंट होता है एग्जैक्टली, जो हमको पता नहीं चलता है। अब मैं इसके कॉजेज भी बताऊंगी, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी बताऊंगी, और कैसे इसका रोल है कैंसर के प्रमोशन में। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैंसर इनिशिएट होता है, फिर प्रमोशन एक फेज आता है, फिर प्रोग्रेशन होता है। इसी प्रमोशन फेज में इन्फ्लेमेशन का बहुत की रोल है। इन्फ्लेमेशन प्लस लैक ऑफ इम्यूनिटी या लैक ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज या पुअर इम्यूनिटी, ये सारे जो अंडरलाइंग फिनोमेना हमारी बॉडी में चल रहे हैं, यही हमारे बीमारी को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कुछ प्रमोटर्स होते हैं, तो वो प्रमोटर्स जो होते हैं 4-5 फैक्टर्स हैं। एक तो हमारा गट माइक्रोबायोम, हमारा गट का जो माइक्रोबायोम है, जो फ्लोरा है, वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि वो एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है अगर हेल्दी नहीं हो। तो एक तो गट माइक्रोबायोम का एक हार्मोन डिस्ट्रप्शन, अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो डिस्ट्रप्टेड है, यानी कि उनकी प्रॉपर जो तरीका है वो नहीं है, वो अपने रिदम के हिसाब से नहीं रिलीज हो रहा है, या फिर हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट चल रहा है, या तो हम खुद एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्ट्रेस्ड हैं, या हमारे थॉट्स बहुत, या इमोशनल कोई डाउन टर्न चल रहा है हमारी लाइफ में, ये भी प्रमोट करता है बीमारी को। फिर इम्यूनिटी, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत फंक्शनल नहीं है, बहुत जी एक्टिवेटेड नहीं है, वीक है, वीक इम्यूनिटी। और फिर एक ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन 2 किस्म का होता है, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके चोट लगी, किसी कीड़े ने काट लिया, तो एक सडनली एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, हो सकता है हाथ चले नहीं, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये होता है कि जब यही एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक बन जाए, यानी कि इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन नहीं हुआ और लो ग्रेड, लो इंटेंसिटी इन्फ्लेमेशन चलता रहा, इसको हम स्मोल्डरिंग इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। जैसे कोयला होता है जो एक तो बहुत दहकता है और एक बिल्कुल हल्की आंच पे, अगर आपने नोटिस किया है, लेकिन वो डैमेज तो करता है ना, तो वो हल्का हल्का डैमेज जो है वो कैंसर कर रहा है। इस लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है हमारी हेल्थ के लिए मेजर हैजार्ड है। राइट। और ये इन्फ्लेमेशन आ कहाँ से रहा है? ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में हमारे खाने से आ रहा है, ओबेसिटी से आ रहा है, जो हम डिपॉजिट जो कर रहे हैं जी, और एक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से आ रहा है, प्लस एनवायरमेंटल टॉक्सिन से आ रहा है, जो पोल्यूशन है, आप दिल्ली में देखिए कितना पोल्यूशन है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इसके साथ साथ हम खुद जो स्मोकिंग करते हैं, साथ में हम ड्रिंकिंग भी करते हैं, कभी कभी हम खाली स्मोकिंग करते हैं, खाली ड्रिंकिंग, और अगर हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग साथ में कर रहे हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई कर रहा है और फर्दर, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है जी। तो ये तमाम चीजें हमारी लाइफस्टाइल से तो जुड़ी हुई हैं, सब कुछ प्रिवेंटेबल है, प्लस वो जो टॉक्सिन्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन डिस्ट्रप्शन भी करते हैं। जो हमारे डे टू डे यूज जो होते हैं, टॉक्सिन से मतलब जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, क्लीनर्स हैं, जो बॉडी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ये जो हमारे हवा में जैसे जो भी कुछ है, स्मोक्स है, स्मोक डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, एनीथिंग दैट
ये सब चीजें हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन को हम अब पहचाने कैसे? इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमको समझना होता है, अगेन वी हैव टू डेवलप अ सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हमें फैटीग तो नहीं हो रही है, टायर्डनेस तो नहीं हो रही है, हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, नींद कैसे आ रही है, थॉट्स कैसे आ रहे हैं। थॉट्स भी अच्छे आने चाहिए। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो है वो, हमको ये भी मालूम है कि हम स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो जाहिर है हम नेचुरली इन्फ्लेम्ड हैं, फिर तो क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए इस चीज पर। और अगर हम वेट कैरी कर रहे हैं अराउंड द एब्डोमेन स्पेशली, तो भी हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन में है। क्योंकि जो पेरिफेरल एडिपोसिटी होती है, यानी कि पेरिफेरल टिश्यूज में अगर फैट डिपॉजिट है तो वो इतना इन्फ्लेमेशन नहीं करता है तो वो भी अच्छी चीज नहीं। लेकिन अगर अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड फैट डिपॉजिट है तो जो बेचारे ऑर्गन्स हैं उनको परफॉर्म करने में डिफिकल्टी प्रॉब्लम होती है, करेक्ट जी। वहां पर एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट सेट इन हो जाता है। ये हमारी कैंसर की रिस्क बढ़ाती है। राइट। सो can we have some final takeaways from you for our viewers? Okay, yeah, sure. So I would like to end it in this manner, that we need to understand in its depth that cancer can happen to anyone. No one is immune to cancer. ये समझना कि मुझे कैंसर नहीं होगा, सबसे बड़ी मिथ तो यही है। कैंसर किसी को भी हो सकता है और आज की तारीख में किसी भी एज पे हो सकता है। चाइल्डहुड कैंसर्स भी होते हैं, मिडिल एज में भी कैंसर्स हो रहे हैं और ओल्ड एज में तो होते ही हैं। क्योंकि कैंसर प्राइमरीली एक ओल्ड एज की बीमारी है कि जब हमारी बॉडी में सेल्स जो है वो म्यूटेशंस एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं उस वक्त। तो पहला तो ये है। दूसरा ये कि वी हैव टू गेट अवरसेल्व्स एजुकेटेड इन दिस डिजीज इन ऑर्डर टू फाइट इट बेटर। तो हमको अपने एनिमी को समझना है, उसकी वीकनेसेस को समझना है। एजुकेशन से ये मतलब नहीं है कि खाली एजुकेटेड माइंड हो जाए, अनलेस वी अप्लाई द नॉलेज। सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ द नॉलेज। सो वी हैव टू, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, कैंसर के बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन उन्हें राइट टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए, जिससे कि डिले हो गया। तो हमको उस एजुकेशन का इस्तेमाल भी करना है। इस बीमारी में फियर मत रखिए। फियर एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमको पीछे ले जाता है। तो हमको इसको फाइट करना है और एक टफ फाइट देनी है। अपना मेंटल मेकअप ठीक रखिए, फियर मत पालिए। ये मान के चलिए कि आप ठीक होंगे, क्योंकि अभी के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो जो अभी जो रिसर्चेस हुई हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस हो गए, करेक्ट। और कैंसर का जो पहले जो 25 साल 30 साल पहले पिक्चर थी वो अब नहीं है। तो ये पिक्चर जो है चेंज कर गई है। तो ट्रीटमेंट्स बेटर हैं, आउटकम्स बेटर हैं, लोग ज्यादा सर्वाइवरशिप होती है इसमें, और सब कैंसर में लोग खत्म नहीं होते। तो अननेसेसरी फियर्स बिल्कुल मत पालिए। कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, उनको क्लियर करिए, स्टिग्मा मत अटैच करिए और इसके ऊपर चर्चा करना शुरू करिए। अपने घर में अपने बच्चों से डिस्कस करिए, अपने स्पाउस से डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू अ सर्टेन एज वेयर दे आर मोर लाइकली टू हैव दिस डिजीज। राइट। गेट एजुकेटेड, आप खुद एजुकेट करिए, उनको भी एजुकेट करिए। अपने घर में कैंसर प्रिवेंशन लाइफस्टाइल रखिए, यानी कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट एंड डाइट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल प्लस एंटी कैंसर लाइफस्टाइल। तो देखिए, हम हेल्थ कॉन्शियस तो हम में से बहुत हैं आजकल। बहुत से लोग जिम जाते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस इज नॉट द सेम एज बीइंग कैंसर कॉन्शियस। कैंसर कॉन्शियस, कैंसर में विजडम होना, इट मीन्स मच मोर। वी हैव टू बी मोर वाइज इन कैंसर, वी हैव टू हैव मोर इंफॉर्मेशन इन कैंसर, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। तो कैंसर में अपने आप को एजुकेट करें, कैंसर में विजडम बढ़ाएं और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें जितनी भी आपकी नॉलेज है, और फाइंड आउट करिए कि ऐसे कौन से कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं आपके हाउस में, आपकी वर्क प्लेस पर। बहुत सारे कैंसर हमारे वर्क प्लेस के थ्रू भी होते हैं, जिन्हें हम वर्क प्लेस कैंसर्स कहते हैं। जैसे जैसे हम जहाँ जाते हैं, नहीं स्ट्रेस नहीं, जो एक्सपोजर्स होते हैं, जिस फैक्ट्री या इंडस्ट्री में हम करते हैं, जैसे वुड इंडस्ट्री है या रबर इंडस्ट्री या डाई इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्रीज में हमारी किस चीज से एक्सपोजर हो रहा है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपने आप को उन चीजों से प्रोटेक्ट करें जो आपके पास रिकमेंडेशंस आते हैं कि ये गियर यूज करिए, ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करिए।
तो कैंसर लैब में भी हो सकता है, कैंसर एक एक्सरे की फैसिलिटी के यूनिट में भी हो सकता है, किसी को फार्मेसी में भी हो सकता है। कैंसर जो है वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री में भी कैंसर होता है। तो वी हैव टू लर्न टू हाउ टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स from the agents with which we are dealing. So education, I think, is key. Is the most important thing. Education is key. Education, awareness, just get yourself educated in this disease. Start reading about it. आप इतना Instagram, Facebook, YouTube देखते हैं, इस चीज पे अपने आप को educate करें, so that you can protect yourself and your family also. जी, अपने immune system को intact रखें, कोशिश करें आपका immune system बहुत healthy होना चाहिए, आपका gut microbiome जैसे मैंने बताया बहुत हेल्दी होना चाहिए, हार्मोन डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में, टू द मिनिमम होना चाहिए जो भी चीजें, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हमको डील करना चाहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, कभी कभी कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं जो कि कैंसर को अराइज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ईसोफेजाइटिस है, या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो जिस बीमारी को भी बहुत लंबे समय तक हम पाले रहते हैं अपनी बॉडी में, तो वो कैंसर रखने की टेंडेंसी रखती है। जी, यही किसी दिन स्विच ऑफ हो गया तो ये कैंसर में बन जाएगा। तो हमको इन बीमारियों को एड्रेस करना है। सब चीजों का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके हम मैनेज कर सकते हैं। तो अपने आप को गेट योरसेल्फ ट्रीटेड एट द राइट स्टेज एंड डू नॉट लेट दिस डिजीज प्रोसेस गो ऑन इन योर बॉडी। यू हैव टू ब्रिंग अ स्टॉप टू इट। ठीक है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी चीज से फियर मत रखिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप। नहीं, हेल्थ चेकअप्स का मतलब आप ब्लड टेस्ट वगैरह कह रहे हैं या कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन? मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो डॉक्टर्स हैं आपके वो आपको बताएंगे कौन से टेस्ट कराएं जी। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक फॉर्मेट है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन वो आपको एक सेट ऑफ टेस्ट बताएंगे जिसको कि आप करा सकते हैं। कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो आप करा सकते हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ESR भी बताता है। कुछ स्पेसिफिक जी स्पेसिफिक टेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ ब्रॉड टेस्ट भी हो सकते हैं, ये आपके डॉक्टर्स आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे। फिर आप अपने आप को एजुकेट भी तो कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा। तो कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी आप करा सकते हैं। एक सर्टेन एज पे पहुंच गए, आपको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की शिकायत है मान लीजिए, तो आप PSA इंटरवल्स पे करा सकते हैं। अपनी जनरल हेल्थ को मैनेज करिए सारी डायमेंशंस में। हमारी हेल्थ जो है वो एक होलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि उसके सारे जो डायमेंशंस हैं वो बहुत फुलफिल्ड होनी चाहिए। इसी चीज़ पर मैं आपसे नेक्स्ट सेशन करना चाहूँगी, और इनफैक्ट ये सिलसिला चाहूँगी कि आप इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी जो हमने डिस्कशन किया है ये जस्ट बहुत स्मॉल, छोटा है। हाँ, छोटा है। And it's a very complex subject. It's a very complex, very deep disease. We can talk about multiple aspects of this disease. कैसे हम इसको अर्ली डायग्नोज करें, अर्ली डिटेक्शन कैसे करें। फिर हम इंडिविजुअल कैंसर्स पे बात कर सकते हैं। बहुत से लोग ब्लैडर कैंसर के बारे में जानना चाहेंगे, राइट। कोई माउथ कैंसर पे, कोई टंग कैंसर, डिफरेंट कैंसर्स पे लोग जानना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। फिर हम इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करना चाहती हूँ, जो मेरा फेवरेट पर्सनल टॉपिक है कि कैसे हम इस बीमारी को प्रिवेंट करें, और जो कि बहुत यूजफुल है। और वो सबसे जरूरी भी है मुझे लगता है। कैंसर होना ही नहीं चाहिए, हो गया है या नहीं हुआ है, दोनों केसेस में प्रिवेंशन वर्क करता है। करेक्ट। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी रिस्क बढ़ा रहे हैं अननोइंगली, जो कि हमें पता नहीं है। कुछ फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नो डाउट। कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है, वेरी मच विद इन आवर ग्रिप, एंड जस्ट बाय गेटिंग नॉलेज and information we can tackle this disease much better, in a much better way. And we can even reduce, जब हम एक चीज लास्ट में, जब हम कैंसर प्रिवेंशन पे बात करते हैं तो हम कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, हम सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, आई एग्री जी, हार्ट डिजीज, लंग डिजीजेस एंड इवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, मल्टीपल डिजीजेस को हम टारगेट कर रहे हैं जब हम कैंसर प्रिवेंशन पे बात करते हैं। नो, आई एग्री विद यू एंड आई थैंक यू कि अगर आप हमारे मीडियम के थ्रू ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। Yeah, sure, I'm ready for it. I'm game for it. In fact, I would love to do this on a regular basis. You can every month, once in a day, we can meet and we can catch up with your audience. Sure. Yeah. So on that note, we thank you very much, Dr. Sharmin, for sharing your invaluable insight about cancer. बट हम इस सेशन को अभी एंड नहीं करेंगे, मतलब आज तो हम एपिसोड एंड कर देंगे, बट एज डॉक्टर शर्मिन हैज सजेस्टेड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल सो दैट वी कैन स्प्रेड दैट अवेयरनेस ऑन हाउ टू प्रिवेंट cancer. But for now we would like to thank you. We would like to thank our audience also
for joining in and watching the show. I hope आपको इस वीडियो में काफ़ी informative और काफ़ी knowledge मिली होगी around cancer. So stay tuned and we'll come back with a new session with Dr. Sharmin. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.